Hello everyone, good morning, welcome to the class. Today we are going to study about section 43 which is related to transfer of property act 1882. So जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी अपना बता चुकी हूँ कि मैं 41 तक मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, जिसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में हमने जो पार्ट किया था वो पढ़ना था हमें 5 to 53A, जिसमें से फर्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 5 टू सेक्शन 37. सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 हमने वहाँ स्टडी किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल इमूवेबल बोथ. तो अब जो हम स्टडी कर रहे हैं सेक्शन 38 से सेक्शन 53A तक जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हम कर रहे थे किसके बारे में, वो हम पढ़ रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑस्टेंसिबल ओनर. होपफुली आप लोगों ने वो मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लें. ऑस्टेंसिबल ओनर को मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है. तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले सेक्शन 43. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेक्शन 43 जो कि बात करता है, किसकी बात करता है, फीडिंग ऑफ राइट की, यानी कि ऐसी कोई बात जो कि कह दी गई है और उसको किस तरीके से लागू कराया जाएगा. ठीक है, मतलब फीड किस तरीके से उस चीज़ को कराया जाएगा. तो चलिए करते हैं आज का अपना डॉक्ट्राइन. क्या है इसका डॉक्ट्राइन? कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय द एस्टॉपल. एस्टॉपल जहाँ मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तब भी मैं आपको सेक्शन 41 करा रही थी, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन लोगों ने अगर यहाँ पे एविडेंस नहीं पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें. आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू डेट्स कि आप लोगों को अपना जो एस्टॉपल वाले पार्ट को जरूर पढ़ लेना चाहिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 115 से लेके सेक्शन नंबर 117. इवन तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग अपना पूरा एविडेंस कंप्लीट करके चलें, क्योंकि एविडेंस की क्लास में पूरी ले चुकी हूँ. जिन लोगों को एविडेंस पढ़ना है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग मेरे लेक्चर में जाके उस चीज़ को देख सकते हैं. ठीक है, तो आज का क्या क्लास है, तो यहाँ पे बात आती है एस्टॉपल की. तो इस टॉपिक को हम डीपली नहीं ले रहे हैं. इस टॉपिक को जो मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको एक इजी लैंग्वेज में बता दूँ. स्टॉपल मीन्स होता है अगर आपने कोई बात किसी व्यक्ति को करने के लिए कह दी है, अगर आपने कोई बात ऐसा कोई एक्ट करवा दिया है कि वो उसने क्या वो चीज़ कर ली है, तो उस पर अब उसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता. तो उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, स्टॉपल लगा दिया जाएगा कि आपको इस चीज़ के लिए रोका जाता है कि आप इस चीज़ को अब इसको इस बात से मुकर नहीं सकते. ठीक है, ये होता है स्टॉपल. अब बात करते हैं सेक्शन 43 कहता है, सेक्शन 43 कहता है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी किसके द्वारा, अनऑथराइज्ड. वर्ड को कैच करिएगा, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन मींस एक ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है जो ऑथराइज्ड नहीं है. हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट, जो बाद में सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट, बाद में हित को एक्वायर कर लेता है इन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर, जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा उसमें. क्या कहता है अभी देखिए, सेक्शन 43 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जो जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, मतलब जिसके लिए वो व्यक्ति ओनर नहीं है, वो उसको ऑथराइज नहीं है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ना तो वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, ना वो रियल ओनर है, किसी भी तरीके का ओनर नहीं है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को क्या उसमें क्या करा जो, लेकिन क्या होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी को जब उसने ट्रांसफर कर दिया और सेकंड व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति होंगे यहाँ पे ए और बी. ए जो कि अनऑथराइज पर्सन है, उसने क्या करा, बी को एक प्रॉपर्टी, एक ये सी प्रॉपर्टी थी, इसको ट्रांसफर किया. किसको किया, बी को किया. ठीक है, किसको किया, बी को किया. तो बी अपने गुड फेथ में आके इससे प्रॉपर्टी ले लेता है. अब क्या होता है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें कि अनऑथराइज पर्सन ने एक प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो बाद में क्या होता है, ये जो ए है, ए क्या करता है, बाद में क्या होता है, इसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो खुद ही इसके पास आ गई. क्या, सब्सिक्वेंटली उसने उस इंटरेस्ट को एक्वायर कर लिया. क्या करा, उसने एक्वायर कर लिया. तो अब उसके पास ये प्रॉपर्टी आ गई. तो अब क्या होगा, देखिए, तो अब क्या होगा, अब इसमें आपको दो वर्ड पहले इसके साथ आपको इंक्लूड करने होंगे जो बेयरर की लैंग्वेज में दिए हुए हैं. क्या, पहला वर्ड आएगा यहाँ पे फ्रॉडेंटली. ठीक है, फ्रॉडेंटली वर्ड आएगा. दूसरा आएगा इसमें क्या, एररली. ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड
अगर ये दोनों शब्द यानी कि कपटपूर्वक और एक किसी भी तरीके के एरर के रूप में अगर उसने जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी में मैं ऑथराइज बंदा नहीं हूँ और उसने ये प्रॉपर्टी ए ने इन दोनों वर्डों के होते हुए यानी कि कपटपूर्वक या फिर क्या एररली इसको ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, इसको पता है, ए को पता है या बी को पता नहीं है, ठीक है। अगर बी को पता होता तो केस ही बदल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी बी को पता नहीं है, बी क्या कर रहा है, गुड फेथ में क्या कर रहा है, गुड फेथ में इसने प्रॉपर्टी ली है, गुड फेथ ने इसने प्रॉपर्टी ले ली। अब इसने अगर ये फ्रॉडेंटली और एररली इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो अब ये तो है ही, यहाँ पे ये तो है ही एक्यूज, क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रॉपर्टी को गलत तरीके से ट्रांसफर किया। लेकिन क्या होता है, अब ये जो प्रॉपर्टी थी ना ये इनके दादाजी के नाम की, मीन्स यहाँ पे कोई इनके दादाजी हैं, इनके नाम थी ये प्रॉपर्टी। इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, इनके पास 3 प्रॉपर्टियाँ थी। कौन कौन सी, ई एफ सी 3 प्रॉपर्टियाँ थी इनके पास, जिसमें से ई और एफ इनके पास थी, लेकिन सी नामक प्रॉपर्टी, सी नाम की प्रॉपर्टी जो इसने इसको ट्रांसफर की ये इसके पास नहीं थी। इतनी बात समझ में आई, ये इनके पास नहीं थी। अब क्या होता है, जो दादाजी हैं इनके, वो उनकी डेथ हो जाती है। क्या होता है, ये जो दादाजी हैं इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है और जो इनके हेयर्स थे और जो उत्तराधिकारी थे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ई और एफ तो थी इसके अंडर में, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी इन्होंने जो प्रॉपर्टी इन्होंने इनको नहीं दी थी, लेकिन जो इनके हेयर्स थे, जो इनके उत्तराधिकारी थे, उनकी डेथ कॉज हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी किनके पास आ गई थी, ए के पास आ गई थी। अब ए कहता है कि जो मैंने प्रॉपर्टी तुमको दी थी, बी से कहता है जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी वो प्रॉपर्टी मैंने आपको गलत तरीके से नहीं, फ्रॉडेंटली दी थी और एररली दी थी। अगर ये बात कहता है तो क्या होगा, उसको यहाँ पे कह दिया जाएगा स्टॉप हो जाइएगा, यानी कि आप यहाँ पे स्टॉप हो जाइए, आपके ऊपर स्टॉपेल यानी कि कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल, यानी कि क्या हो रहा है, आपके ऊपर स्टॉपेल का रूल लागू हो रहा है यहाँ पे। अब आपको ये जो फीड करने वाली बात है ना, जो यहाँ पे बचा हुआ है कि इसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, क्योंकि उसने गुड फेथ में आके वो परचेस कर ली थी, वो प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया था उसने। तो अब क्या होगा, जो बची हुई खाली जगह ना उसको आप फीड करिए, यानी कि इसको फिलिंग करिए, उसको फीड करवाएगा। तो यहाँ पे क्या लागू हो जाता है, स्टॉपेल लागू हो जाता है। और स्टॉपेल के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप ग्रांट बाय फीड करिए इसको, यानी कि ये जो आपको प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी थी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, सेक्शन 43 की इजी लैंग्वेज में ये बात कही गई है कि एक अनऑथराइज पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉडेंटली एररली ट्रांसफर करता है और जो बी व्यक्ति यानी कि जो सेकंड बंदा है जो ट्रांसफरी है वो उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में आके परचेस कर लेता है, तो क्या होगा, वो ट्रांसफरी के यहाँ पे हित को नहीं दबाया जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा, और उसने अगर सब्सिक्वेंटली यहाँ पे हित को यानी कि सब्सिक्वेंटली किसको इंटरेस्ट को एक्वायर कर लिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब उसको जो उसकी जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी थी उसे करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फ्रॉडेंटली ट्रांसफर की थी, अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ। अच्छा एक बात और बताऊँ, इसमें जो फ्रॉडेंटली वर्ड है वो अमेंडमेंट एक्ट 1929 जब से जुड़ा हुआ है। ये फ्रॉडेंटली वर्ड पहले इसमें नहीं था, लेकिन फ्रॉडेंटली वर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1929 से जुड़ा है, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 1929 से फ्रॉडेंटली वर्ड इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ये पहले से नहीं था। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि उसको टाइटल उसको देना ही पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, बी को देना ही पड़ेगा। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि आपने उसको गिफ्ट में दे दी या आपने उसको किसी भी तरीके से दे दी है, किसी और तरीके से दी। कंसिडरेशन मीन्स कि उसको उसके बदले में कुछ चीज़ मिल रही हो, ठीक है। तो एक चीज़ ये फर्स्ट क्या हो रहा है कि वो टाइटल को ट्रांसफर कर रहा है, फर्स्ट एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल कि वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल कि उसने जो बी व्यक्ति है उसने एक्शन ले लिया हो, मीन कि वो उसने अपनी कमिटमेंट दे दी हो या उसने उसके लिए कंसिडरेशन को दे दिया हो। तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे उसने सेकंड पर्सन ने क्या करा हो, एक्शन ले लिया हो। फोर्थ पॉइंट बनेगा कि उसको टाइटल मिल गया हो। और चौथी बात है इसका प्रोविसो। अब प्रोविसो की बात करते हैं हम, 5 नंबर की बात, प्रोविसो। और प्रोविसो क्या दिया हुआ है इसमें वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोविसो में एक्चुअल में इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से, यानी कि कौन से तरीके से, जो मैंने आपको पूरा बताया, इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है,
ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये देखेगा, जब कोर्ट में ये केस चलेगा तो कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट यहाँ पे ये देखेगा कि अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार को बी का भी टेस्ट किया जाएगा, यानी कि बी को चेक किया जाएगा, क्या बी को गुड फेथ, यानी कि क्या बी को इस चीज़ की जानकारी थी, क्या बी को किस चीज़ की कि उसने फ्रॉडेंटली और एररली ट्रांसफ़र किया है, क्या बी को इस चीज़ की नॉलेज थी कि ये जो पर्सन है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा ये ऑथराइज पर्सन नहीं है। अगर इसको ये जानकारी थी तो ये यहाँ पे एस्टॉपल का रूल लागू नहीं होगा, ग्रांटफादर फीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात इसको बताई गई, इसके प्रोविसो में बताई गई है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके थोड़े से एक्सेप्शन देख लेते हैं। क्या इसके एक्सेप्शन क्या दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस देखिए, इसमें एक फर्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा है और वो ट्रांसफ़र क्या है, बार्ड बाय लॉ है, बार्ड बाय लॉ मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो कैसी है, बार्ड बाय लॉ है, मतलब जो हमारा कानून है, जो हमारे कानून है उसके अंदर ही क्या उसको उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगाई हुई है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो स्टेट के अंडर में आती थी, अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे बार्ड बाय लॉ है तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसा, हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से ली गई है, किसके द्वारा, बी के द्वारा, अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से ली गई है कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, इसकी इंटेंशन देखी जाएगी, बी की इंटेंशन क्या थी, क्या बी को पता था, जैसे मैंने आपको प्रोविसो में बताया, क्या बी को पता था यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो फ्रॉडेंटली है, एररली है, या इसने अनऑथराइज पर्सन होते हुए यानी कि जानते हुए भी प्रॉपर्टी को अगर लिया है, उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। अगर इंटेंशन रॉन्ग है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंशन रॉन्ग है तो ये लागू नहीं होगा, ये इसके एक्सेप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने बताया यदि अंतरण का कोई पक्षकार अवश्य को, यानी कि अगर किसी ये कोई ट्रांजेक्शन अगर किया जा रहा है और ये जो ट्रांजेक्शन होगा अगर ये किसी माइनर के द्वारा किया गया है, मीन्स अगर ये जो पर्सन है ये माइनर व्यक्ति है और इसने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ये, और चौथी बात ये आती है, अगर ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ना होके मूवेबल प्रॉपर्टी होती, कैसी होती, अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो ये नियम लागू नहीं होता। तो ये 4 इसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं जो आप लोगों को इसके साथ में करना है, क्योंकि सेक्शन 43 देखिए मेंस का जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं ना, क्योंकि देखिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है ही, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं सेक्शन 41 और सेक्शन 43 दोनों को मिलके एक क्वेश्चन बनता है जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर आप लोग जब भी पिछले बेरेट उठा के देखोगे, सॉरी पिछले अनसॉल्व उठा के देखोगे मेंस के, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ऑस्टेंशियबल ओनर का और साथ में फीडिंग बाय ग्रांट का। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है ना, चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 38 से लेकर 53A तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें से नॉट ओनली प्रीलिम्स एग्जाम में लेकिन मेंस के एग्जाम में, और साथ ही मैं आपको बताऊं जब आप लोग अपना इंटरव्यू फाइट करने जाओगे तो वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पुटअप आपसे किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, जैसे सेक्शन ऑस्टेंशिबल ओनर, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज ऑस्टेंशिबल ओनर, what have मतलब उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं वो आप मुझे बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको रिलेट करते हुए बेनामीदार एक्ट से और इससे रिलेट करते हुए आपको बताना होता है। ठीक है, उसी के साथ सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना सेक्शन 52 डिस्पेंडेंस, सेक्शन 53, सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस, और ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में तीनों ही तरीके के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी सेक्शन 43 से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपको रिकॉल मतलब आप लोगों को फिर से पढ़ा दूंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होंगी। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। सबसे बड़ी बात, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।